हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल इन स्टडी विद नॉलेज वर्ड 2.0। तो फ्रेंड्स, आज हम 21 जनवरी 2024 के पेपर लेवल सेकंड के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1 है शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर 2 संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। ऑप्शन नंबर 3 है भावनात्मक चित्र बनाने में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में। तो इसका राइट आंसर होगा अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अभिकथन है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो इसका ये सही है। कारण आर है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं, एक ही आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है? यदि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, इस तरह के जो सवाल हैं वो इस तरह के जो सवाल उठते हैं, पूछे जाते हैं, उनको पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो ये जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना, या फिर जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, या फिर जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यह अभिकथन और कारण से है। ये है अभिकथन एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण आर समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये तो गलत है। अभिकथन ये सही है, कारण आर गलत है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो एक अध्यापिका क्या नोटिस करती है कि उसकी कक्षा में जो एक छात्र है, पढ़ते वक्त क्लास के दौरान वो अपनी कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है और उसका ध्यान जो है वो इधर उधर भटक रहा है। तो इस तरह
की रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, या फिर ऑप्शन नंबर 2 माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्यवाही करना, ऑप्शन नंबर 3 छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। बार बार करने के लिए कार्य नहीं देना, ये गलत है। बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त, ये भी नहीं है, निगेटिव ऑप्शन है ये। छात्र को सख्ती से, यहाँ भी सख्ती आ गई, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये इसका राइट आंसर है। भाई छात्र को खुद करने दो, स्वयं करने दो और उसको एक टाइमर दे दो कि इतने टाइम के अंदर तुम्हें ये खुद करना है, तो इससे खुद ही छात्र करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अभिकथन और कारण से। ये है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण आर है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ये भी ठीक है, अभिकथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो कौन सी है ये है भूलना है, पुनर्प्राप्ति है, या ध्यान देना है, या फिर क्षय होना है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कौशल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसमें ये कौशल का नैतिक सिद्धांत है। इसमें पूछा है कि कौशल के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। वो किस अवस्था में घूमता है? विषम नैतिकता में, स्वतंत्र नैतिकता में, पूर्व पारंपरिक नैतिकता में, या फिर पारंपरिक नैतिकता में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पारंपरिक नैतिकता में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो कौन सा है संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत? ऑप्शन नंबर 1 है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये निष्क्रिय जैसा शब्द है तो ये पहले ही गलत हो गया क्योंकि ये निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देशन और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। इसको भी देखते हैं। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर की प्रतिपुष्टि मिलती है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता, जहां सक्रियता है वो पॉजिटिव होता है, के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है ये वाइगोत्स्की के अनुसार संरचनात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, यहाँ देखते हैं। छात्र को, ऑप्शन नंबर 1 है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, ये पॉजिटिव है। देखते हैं
केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सके। यहाँ केवल लग गया, ये निगेटिव है, पहले कट गया ये वाला। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, ये भी गलत है। अवलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ये जेडपीडी से है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है वो पूछा गया है, जो नहीं है, जो है वो नहीं पूछ रहा। तो ये है विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये इसका नहीं है, तो यही है एक। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंपत्ति के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ऑप्शन 2 है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। ऑप्शन नंबर 3 है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित नहीं करना, ये रॉन्ग हो गया। और सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं भी नहीं करनी, कम हो या ज़्यादा। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना, ये भी बहुत कम आ गया, उम्मीदें रखना ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, कि वो खुद करें और किसी भी काम को करने के लिए उनमें पहल की भावना होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। भौतिक वातावरण के अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। ऑप्शन नंबर 3 है अधिक जानकार अन्य अंदर, और ऑप्शन नंबर 4 है अधिक जानकार अन्य बस बाहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भौतिक वातावरण बस बाहर, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिकथन का है ये, इसको देखते हैं। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य वाली अवस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। कारण और विकास प्रकृति में निरंतर होता है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य वाली अवस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, तो ये भी इसका सही है और ये भी सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 योगात्मक, ऑप्शन नंबर 2 मानक संदर्भित होता है, ऑप्शन नंबर 3 गतिशील होता है, एंड ऑप्शन नंबर 4 वस्तुनिष्ठ होता है। तो इसका राइट आंसर है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा ये, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंख को बार बार मूंदता है, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानना में भ्रमित होना यह किसके संभावित लक्षण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, दृष्टिबंधित समस्याएं। यदि एक बालक जो है निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यह संभावित लक्षण हो सकता है दृष्टिबंधित समस्याओं में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 2, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 3, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 4 है, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ऑप्शन नंबर 4 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। यह जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को संरक्षण और क्रमबद्धता सीखने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन और कारण से है ये। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। यह ऑप्शन ठीक है, पॉजिटिव है। कारण आर है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं।
ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक पाठ्य चर्चा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए मजेदार है। ऑप्शन 2 है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। और ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है। हाँ, ये ठीक है, ये पॉजिटिव है। विविध सामग्री प्रदान करना और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है। अवलंबन का मतलब है कि उनको मदद, थोड़ी सी सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो इनमें से सामाजिकरण की कौन सी प्रक्रिया की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है यह एक रेखीय प्रक्रिया है। ये ठीक है। तो ऑप्शन बी है यह एक जटिल प्रक्रिया है। ये भी ठीक है। जटिल जो ये है सामाजिकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, तो ये है, ये ठीक है जटिल प्रक्रिया। यह एक बहुआयामी है। हाँ, ये भी ठीक है, ये बहुआयामी है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ये भी ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ये जो है ये गलत है, ए वाला। तो इसलिए इसमें कौन सा बी सी डी सही है। तो बी सी डी देखते हैं किसमें है। बी सी डी, हाँ बी सी डी ये रहा ऑप्शन नंबर पहले में। तो ये ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों ही सही हैं, बी सी डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो किशोर अवस्था के बारे में इनमें से जो कौन सा कथन है वो सही नहीं है। देखेंगे ये निगेटिव है, नहीं है इसमें, ये देखना जो निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शरीर संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन 2 है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इन्हें अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड ये इसका राइट आंसर है। बाकी तो ये पॉजिटिव है, पहला, तीसरा और चौथा ये पॉजिटिव है, तो इसलिए इसके आंसर नहीं होंगे, क्योंकि जो ऑप्शन 2 है वो निगेटिव है, तो यही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि ऑप्शन ए वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। ऑप्शन बी वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन डी है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
इसमें से ये पहला ठीक है, एक तो ए वाला, और बी वाला ठीक है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, और वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान नहीं, अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पे क्यों ध्यान देना, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो ये डी भी सही है, ए बी डी सही है, सी गलत है। तो इसलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में ए बी डी है, ए बी डी, तो ये है सेकंड ऑप्शन में ए बी डी, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसमें से कौन सी होगी? विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। ऑप्शन 2, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें, ये पॉजिटिव है, ये शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो ये इसका हमें यही इसका आंसर मिल गया। पढ़ लेते हैं ऑप्शन 3 को और 4 को भी। छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने के लिए दें, याद नहीं कराना है। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नावली कार्य प्रत्यक पूरी करने के लिए, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता क्या है? महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है, या बाहरी रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है? तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो कहे के लिए कर रही, पुरस्कार के लिए, प्रथम पुरस्कार के लिए भाग लेती है, तो वो ये है वह बाहरी रूप से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वो आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं है, वो बाहरी रूप से, अगर किसी पुरस्कार के लिए अगर वो कार्य कर रही है कोई भी, तो वो बाहरी रूप से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका, टुकीले मार्किंग बोर्ड में लेखन प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? टुकीले मार्किंग बोर्ड का नायक कौन है? टुकीले मार्किंग वर्ड उपन्यास का कथानक कौन है? टुकीले मार्किंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखन प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये जीन पियाजे से है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, तो जीन पियाजे का क्या मानना था कि ज्ञान क्या है? अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित क्रिया किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, अंतर क्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, कहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो कॉल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। ऑप्शन नंबर
2 है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। ऑप्शन नंबर 3 है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, क्योंकि बच्चों की नैतिक क्षमताएं जो होती हैं उनको अधिक आंकना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम समय सक्षम होता है, शिक्षकों को उतनी ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। यदि किसी कार्य को कोई एक बच्चा उसे करने में कम सक्षम है, वो नहीं कर पा रहा, तो शिक्षकों से ज़्यादा मदद करनी चाहिए और संकेत देने चाहिए। और यदि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता है, अधिक कर लेता है, तो उसको कम कर देना चाहिए अपनी सहायता को। तो ये ठीक है। कारण आर को देखते हैं। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जाता, ये गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। तो ये अभिकथन तो ठीक है और कारण इसका गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा अभिकथन। अभिकथन भी ठीक है और इसका ये भी ठीक है, लेकिन इसकी ये व्याख्या सही नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो सही, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो ये हमारी यहीं समाप्त होती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। यदि कोई कमी हो तो हमें कमेंट्स में बता देना, तो हम और ज़्यादा इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।